आज का टॉपिक है मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। इससे पहले बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने ये निकाल चुका है, ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके उसको देख सकते हो। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे नहीं बल्कि इक्वेटोरियल लाइन पे, या जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन कहते हैं, वहां पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड देखना है। जैसे यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और बार मैग्नेट के इन पोल्स के बीच का डिस्टेंस 12 है, और ये मिडिल पॉइंट अगर है बार मैग्नेट का, तो इस मिडिल पॉइंट का जो पोल से इसकी जो दूरी है वो दूरी L हो जाएगा, इधर भी L हो जाएगा, चूंकि टोटल डिस्टेंस ये 12 है। और इसके मिडिल पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे R डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्विंग पॉइंट है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्विंग पॉइंट, जहां हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑब्जर्व करने जा रहे हैं इस बार मैग्नेट के कारण। तो अब हम लोग इस पॉइंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, निकालेंगे, तो पहले हम लोग दोनों पोल से सेपरेटली पहले निकाल लेते हैं कि साउथ पोल से कितना हो रहा है और नॉर्थ पोल से कितना हो रहा है। ये सारे फिगर्स दिया हुआ है। यहाँ पे जो ये एंगल है, ऑब्जर्विंग पॉइंट को साउथ पोल से मिलाया, ये थीटा एंगल है। यहाँ भी इसको नॉर्थ पोल से मिलाया, इसको भी एंगल थीटा देते हैं हम लोग, क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। ये दो साइड इक्वल हो जाएगा। तो अब दोनों साइड इक्वल होगा तो इस डिस्टेंस को x ले लिया, ये डिस्टेंस पे x ले लिया, और यहाँ से पोल से साउथ पोल से मिडिल पॉइंट का डिस्टेंस को L स्मॉल l, और यहाँ से साउथ पोल की डिस्टेंस को हमने स्मॉल l ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग बारी बारी से इस ऑब्जर्विंग पॉइंट पे पहले नॉर्थ पोल फिर साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो अब अगर हम साउथ पोल से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसको हम लोग मान लेते हैं Bn, चूंकि हमने नॉर्थ पोल से निकालने की बात करा। अगर इसको साउथ पोल से निकालते हैं तो इसको Bs लिखेंगे, जस्ट सिंबल है, N का मतलब नॉर्थ पोल और S का मतलब साउथ पोल। तो ये कितना हो जाता है बच्चों? तो ये होता है K या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी रख सकते हो उसको। तो अभी हम लोगों ने इसको K रख दिया। उसके बाद पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे कितना है? M है। पोल स्ट्रेंथ M अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यानी यहाँ से इस ऑब्जर्विंग पॉइंट के डिस्टेंस को आप x ले रहे हो तो ये x स्क्वायर हो गया। अब रहा डायरेक्शन की बात, चूंकि नॉर्थ पोल से यहाँ पे ऑब्जर्विंग पॉइंट पे हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, तो जहाँ पे निकालते हैं तो मैंने पहले कहा कि वहाँ ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं कि उस जगह पे यूनिट नॉर्थ पोल है। तो अगर यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल है तो फील्ड का जो वैल्यू होता है स्ट्रेंथ का होता है यूनिट नॉर्थ पोल यानी मल्टीप्लाइड 1 लिखते हैं यहाँ पे। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली ये वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वो लगभग वही वैल्यू आता है हमारा। तो ये हो गया Km अपॉन x स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन बोलना है, यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल हम लोग ट्रीट करते हैं, मानते हैं कि यहाँ नॉर्थ पोल है यानी यूनिट नॉर्थ पोल है, तो दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। अब अगर रिपल्सन होगा तो ये नॉर्थ पोल उसको उधर की तरफ रिपेल करेगा, यानी इसका डायरेक्शन होगा N2P, यानी इसका डायरेक्शन होगा N2P। यहाँ बगल में एरो दिखा देते हैं कि डायरेक्शन उसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है। उसी तरह से अगर Bs निकालना है, साउथ पोल से कितना वहाँ पे इंटेंसिटी होता है, वहाँ पे कितना स्ट्रेंथ होता है, तो वही हो जाएगा K। पोल स्ट्रेंथ वही M ही है, और डिस्टेंस यहाँ भी हमने वही रखा है, चूँकि दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, पहले ही बताया। तो यहाँ भी x है, x स्क्वायर हो गया। डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग। अगर यहाँ आपका यूनिट नॉर्थ
पोल है, ये साउथ पोल है, तो ऑब्वियसली उसको क्या करेगा, ये साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, P2S। तो डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं P2S, इस तरह से एरो डाल देते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस P पॉइंट पर, ऑब्जर्विंग पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसका डायरेक्शन दो डिफरेंट डायरेक्शन, एक इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है। तो इन डायरेक्शंस का, इन वैल्यूज को हम लोग, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, तो ये जो हमारा वैल्यू है इधर की तरफ, इसका दो कंपोनेंट रिजॉल्व करा, एक वर्टिकली अप और एक हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करा। तो ये एंगल हमने थीटा अगर कंसीडर करा है, ये लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन डायरेक्ट अगर यहाँ से जा रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा, यहाँ भी ये एंगल थीटा हो गया। तो अब bn का कंपोनेंट अगर निकालते हैं, जिधर की तरफ एंगल बनाता है बोलते हैं उधर कॉस लगा दो, और दूसरा जो वर्टिकल उसका कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उधर साइन लगा दो। तो इधर की तरफ हो जाएगा bn cos थीटा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा bn cos थीटा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया तुम्हारा bn sin थीटा, जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसी तरह से ये जो BS इधर की तरफ है, इसको भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो अब ये देखना है कि ये एंगल अगर थीटा है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, यानी ये जो हमारा बार मैग्नेट है उस मैग्नेट के पैरेलल अगर है तो दिस एंगल ये भी थीटा ही हो जाएगा। अब इस BS का दो कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, दो परपेंडिकुलर या यूं कहा जाए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं वेक्टर में। तो एक इधर की तरफ आया और एक वर्टिकली डाउनवर्ड आया। तो इधर की तरफ थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा BS cos थीटा, और वर्टिकल डाउनवर्ड में हो जाएगा BS sin थीटा। ये दो कंपोनेंट में हमने P पॉइंट पर जो Bn और Bs था, इनके वेक्टर्स को, इनके वैल्यूज को हमने रिजॉल्व करा। तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये जो Bn sin थीटा और Bs cos थीटा है, तो Bn और Bs वैल्यू में दोनों का देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यानी वैल्यू में दोनों इक्वल है, सिर्फ डायरेक्शन यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है। कोई भी वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड में हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इसका मतलब है ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, यानी उसका कोई असर नहीं पड़ता है उस ऑब्जर्विंग पॉइंट के ऊपर। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब रह गया इन दोनों का कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है, तो दोनों का एक ही डायरेक्शन है, इसका भी इधर है, इसका भी इधर है। तो अगर हम ये कहें कि P पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे नाम है। अगर रिजल्टेंट की बात करेंगे तो ये जो इनका cos वाला कंपोनेंट है और BS का cos वाला कंपोनेंट है, दोनों एक ही तरफ है, वही काम करता है। तो और यहाँ पे अगर हम इस रिजल्टेंट वैल्यू को अगर हम नाम दे दें BE, E का मतलब होता है इक्वेटोरियल लाइन। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो सिंबॉलिक में हम लोग इसको BE लिख सकते हैं। तो ये BE क्या हो गया, तो ये जो BN cos थीटा है जो इस डायरेक्शन में है, और दूसरा BS cos थीटा है वो भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों हम लोगों ने इसको जोड़ दिया। वेक्टर क्वांटिटी जब पैरेलल हो और उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हो तो सिंपली दोनों वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, वो उसका रिजल्टेंट वैल्यू हो जाता है। तो रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे हो गया इतना। और ये जो रिजल्टेंट वैल्यू हुआ इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों शामिल है, और यहाँ दोनों सेपरेटली था। जब दोनों शामिल हो जाता है बच्चों तो हम लोग बार मैग्नेट के वैल्यू की बात करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो, अगर चाहो तो इसको तुम ये लिख सकते हो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या रिजल्टेंट इंटेंसिटी से भी काम चल जाएगा, अंडरस्टूड है, एट पी ड्यू टू बार मैग्नेट। यानी ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के कारण
P पॉइंट पर हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हमने इसको सिंबॉलिक में BE कहा और ये हो गया BN cos थीटा BS cos थीटा। अगर इनके वैल्यूज को देखा जाए बच्चों, इनके वैल्यू पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये cos थीटा दोनों में कॉमन है और BN BS का वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम है। तो जब दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ K M अपॉन x स्क्वायर, और दोनों का cos थीटा कॉमन है तो ये कॉमन cos थीटा यहाँ रख दिया। अब इस वैल्यू को K को थोड़ा बाहर कर लेते हैं। बाहर करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ M अपॉन x स्क्वायर। अब cos थीटा का वैल्यू यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल का अगर cos लेंगे तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये साइड बेस हो जाएगा और इसका लेंथ यहाँ से L है, और हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे तो दिस बिकम्स हाइपोटेन्यूज यानी x। तो cos थीटा को अगर आप हटाते हो तो बच्चों यहाँ L अपॉन x लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा K ट्वाइस ऑफ M L अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी ये x क्यूब हो गया। ये फाइनल वैल्यू इतना आ गया, x क्यूब आ गया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट की बात अगर हम करें तो ये K हो गया, ये डायपोल मोमेंट हो गया। अगर दोनों को देखेंगे तो ये डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे हो गया M एंड मल्टीप्लाइड डायपोल लेंथ अपॉन x क्यूब। तो इसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड डायपोल लेंथ को हम लोग डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आ गया ये K डायपोल मोमेंट को कैपिटल M से डिनोट करते हो तो ये x क्यूब हो गया। यानी फाइनल जो वैल्यू आया यहाँ पे BE का, तो BE का वैल्यू जो आया फाइनली उसको हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं, कुछ इस तरह से इसको देखते हैं। तो ये वैल्यू आ गया BE K का वैल्यू आप रख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये हो गया M यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M अपॉन x क्यूब यहाँ तक आया। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे लिया है और कहा कि मैग्नेट के सेंटर से इसकी दूरी यहाँ पे r है। तो ये वैल्यू हम लोग इन टर्म्स ऑफ r रखना चाहेंगे। फाइनली वैल्यू तो हम लोग यहाँ तो डिराइव कर लिया, लेकिन हम लोग इसको r के फॉर्म में रखना चाहेंगे, क्योंकि इनसे जो हम लोग दूरी की बात करें ऑब्जर्विंग पॉइंट का, ऑन इक्वेटोरियल लाइन की बात हो रही है। तो ऑन इक्वेटोरियल लाइन की बात हो रही है तो मैग्नेट से इक्वेटोरियल लाइन पर वह पॉइंट की दूरी कितना है, तो ये x जो है हम लोग इन टर्म ऑफ r रखेंगे। तो अब इन टर्म ऑफ r रखते हैं तो इस वैल्यू को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, इसको हम लोग मॉडिफाई करके देखते हैं। तो ये हम लोग करते हैं इसका मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चों, ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड x है जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं 90 के अपोजिट, और इसको हमने थीटा कंसीडर करा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और दिस बेस हो गया L। अब इन तीनों में अगर रिलेशन की बात करें तो ये जो x है, दिस x हाइपोटेन्यूज, तो ये x स्क्वायर होता है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर जो कहो। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाता है। अब यहाँ से x का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये अंडर रूट कह सकते हो या होल पावर हाफ भी कह सकते हो। अब अगर हमने इसको क्यूब करा, अगर हमने यहाँ क्यूब करा यानी x क्यूब करा, तो इधर भी पावर हो जाएगा L स्क्वायर R स्क्वायर, होल पावर हाफ है और फिर क्यूब करा तो ये 3/2 आ गया। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक NB का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं ये जो हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट P है ये इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी हो सकता है, कितनों भी दूर में आप जा सकते हो। तो ये जो R है, इस R का वैल्यू कुछ भी बड़ा सा बड़ा वैल्यू आप ले सकते हो, बट सो फार एज द लेंथ ऑफ द मैग्नेट,
या मैग्नेटिक डायपोल या डायपोल का जो लेंथ है जिसको हम 12 कहते हैं, ये वैल्यू इस दूरी के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ये बार मैग्नेट को हम लोग मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। और जब मैग्नेटिक डायपोल आप कहते हो तो कहीं ना कहीं इसके साइज को आप बहुत छोटा कंसीडर करते हो। तो मैग्नेटिक डायपोल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आर का वैल्यू जो है, आर का वैल्यू इस एल के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होता है। उस समय हम आर को रखेंगे और एल को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आर वेरी वेरी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस लेंथ एल। उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में आर का वैल्यू बहुत बड़ा है, दिस कैन बी इग्नोर्ड। अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो शुद्ध क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा, और होल पावर क्या है 3/2, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। तो कहां से लाया, तो बोलेंगे आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। आर का वैल्यू एल से बहुत बड़ा है, इसलिए इसको ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो अब फाइनली जो वैल्यू आया हमारा बीई इक्वल टू हो गया μ0/4 एंड स्मॉल एम नहीं है बच्चों, ये कैपिटल एम है। स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ होता है, कैपिटल एम डायपोल मोमेंट होता है। तो एक्स क्यूब की जगह हमने क्या करा, यहाँ पे आर क्यूब करा। तो न्यूमेरिकली अगर वैल्यू की बात करेंगे तो इतना होता है, लेकिन होता यह है कि यहाँ पे दोनों साइड में ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो वेक्टर है ही। जब वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका एरो को दिखाना दर्शाना होता है। तो अगर हम इसका एरो को दर्शाते हैं तो यहाँ भी एम पे एरो हो जाएगा जो वेक्टर शो करता है, दिस इज आर क्यूब। अब हमें देखना है क्या ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो बिल्कुल यही रिजल्ट आएगा। अगर डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो किसी एक साइड में हम लोग नेगेटिव साइन असाइन करते हैं। तो आप देख रहे हो कि रिजल्टेंट वैल्यू का डायरेक्शन इस साइड में है, लेकिन डायपोल मोमेंट एम की अगर बात करते हैं तो एम की बात फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल होता है। एम का जो वैल्यू होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी ये इधर है और ये इधर एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। अब चलते हैं हम लोग, दूसरा एक टॉपिक है हमारा बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी सोलेनॉइड में करंट फ्लो करता है तो वो सोलेनॉइड जस्ट लाइक बार मैग्नेट के तरह से बिहेव करता है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा बार मैग्नेट है और ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है ये बिल्कुल सिमिलर है, दोनों में सिमिलरिटी पाया जाता है। इस चीज को आज हम लोग देखेंगे। तो चंद बातें, कुछ बात दोनों में जो कॉमन है यहाँ पे लिख दिया गया है। इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज ब्राउट नियर अ सोलेनॉइड एंड देन नियर अ बार मैग्नेट, इट इज ऑब्जर्व दैट डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इज सिमिलर इन बोथ केसेस। अगर बार मैग्नेट के ऊपर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं, सोलेनॉइड के होते हुए अगर हम करंट फ्लो कराते हैं, सोलेनॉइड में अगर करंट जाएगा तो वह कुछ देर तक अगर करंट उसमें फ्लो कराते हो तो उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना शुरू होता है और बिल्कुल ये बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो कहता है कि हमारे पास दो चीज है, एक बार मैग्नेट है और एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है हमारे पास, एक सोलेनॉइड जिसमें करंट फ्लो करता है। अब इन दोनों के पास बारी बारी से हमने मैग्नेटिक नीडल लाया। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वगैरह का जब भी हम टेस्ट करते हैं कि कहाँ किसी क्षेत्र में किसी जगह में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, तो वहां पे हम लोग मैग्नेटिक नीडल लेके आते हैं। जिस तरह से मैग्नेटोमीटर की बात अगर करते हैं या गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं कि किसी सर्किट में करंट है भी कि नहीं, उसकी डिटेक्शन के लिए हम लोग वहां पे गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से किसी क्षेत्र में किसी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिज्म वहां पे एग्जिस्ट करता है, उसको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक नीडल को ले जाते हैं। तो मैग्नेटिक नीडल को जब बारी बारी से दोनों के पास लेके गए, इसमें करंट फ्लो करता है
तो दोनों में डिफ्लेक्शन का जो सिचुएशन है दोनों में सेम पाया गया। इफ ए सोलेनॉइड इज कट इनटू टू पीसेस लाइक ए बार मैग्नेट देन वी गेट अ सिमिलर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एज दैट ऑफ बार मैग्नेट। यानी अगर इसको हम कट करते हैं वर्टिकली यानी बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक्सिस के अलोंग में या एक्सिस के परपेंडिकुलर में या एक्सिस के अलोंग में, वही काम अगर हम यहाँ करते हैं सोलेनॉइड के साथ, जो यहाँ पे चेंजेस आता है वही चेंजेस यहाँ पे पाया जाता है। तो ये सारे फेनोमेना बताता है कि बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड लगभग सिमिलर है। लगभग कहने का मतलब इसलिए है कि यहाँ पे बार मैग्नेट में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग एक्सियल लाइन में देखते हैं और इसका भी एक्सियल लाइन में देखते हैं, तो दोनों में एग्जैक्ट वैल्यू सिमिलर आता है। लेकिन इसका एक और पॉइंट है, एक और लाइन है जिसको हम लोग इक्वेटोरियल कहते हैं, और यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन की बात हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मानते इसका, उसको हम लोग नेग्लिजिबल कहते हैं, और या नहीं तो फिर हम लोग कैलकुलेशन में उसको कंप्लीट नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक ही चीज हम लोगों में सिमिलरिटी लगता है कि दोनों के एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे, एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे नहीं, एक्सियल पॉइंट पे जो बार मैग्नेट के कारण स्ट्रेंथ का वैल्यू है तो दोनों में बिल्कुल सिमिलर पाया जाता है। ये सिमिलरिटी दोनों में है। एक्सियल फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट, यानी एक्सियल फील्ड जो होता है बार मैग्नेट का और सोलेनॉइड का, ये दोनों का सेम पाया जाता है, सेम पाया गया है। तो हम लोग आज डिराइव करने जा रहे हैं एक्सियल फील्ड ऑफ फाइनाइट सोलेनॉइड, यानी एक सोलेनॉइड ले लिया और उस सोलेनॉइड के एक्सियल लाइन पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, जिसको हम लोग एक्सियल फील्ड ऑफ फाइनाइट सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड का जो लेंथ है फाइनाइट है, बहुत बड़ा नहीं है, फाइनाइट है, लिमिटेड है। तो यहाँ पे हमने एक सोलेनॉइड दिखाने की कोशिश करा है, इसको आप ध्यान से देखो मैं क्या क्या बता रहा हूँ। इस सोलेनॉइड में आप देखोगे तो इस सोलेनॉइड में क्या क्या चीज है, यहां से यहां तक इस सोलेनॉइड का हमने लेंथ ले लिया, जिस तरह से बार मिनट का लेंथ 12 लेते हैं तो यहां से यहां तक इसका लेंथ 12 ले लिया, और सेंटर से एक साइड का लेंथ L हो जाएगा, इधर भी L हो जाएगा। उसके बाद इसके सेंटर से बिल्कुल मिडिल से एक्सिस के अलोंग एक लाइन को ड्रॉ करता है जिसको हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं, और उस एक्सियल लाइन पर एक P है जिसको हम लोग ऑब्जर्विंग पॉइंट कहते हैं। ये हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट है, यानी यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑब्जर्व करेंगे। इस P को हम लोग ऑब्जर्विंग पॉइंट कहते हैं और ये एक्सियल लाइन पर है। तो कुछ डेटा यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर करा है। एक डेटा ये ले लिया कि इसके सेंटर से इस ऑब्जर्विंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने स्मॉल r रखा है, और इसका हाफ लेंथ तो L हो जाएगा, इधर भी हाफ लेंथ L, 12 इसका पूरा लेंथ हो जाता है। और इसका रेडियस कुछ होगा, चूंकि ये जो सोलेनॉइड है वो बिल्कुल उसका जो फेस होता है, सेक्शन होता है, बिल्कुल सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर होने की वजह से उसका कुछ रेडियस होगा। इसके रेडियस को हमने r मान लिया है। यहाँ डेटा हमने ले रखा है, लेट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 12, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी सोलेनॉइड के यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या जो तार लपेटा गया है वो n है। रेडियस ऑफ सोलेनॉइड को हम लोगों ने कैपिटल R ले रखा है। करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में जो करंट पास कर रहा है वो करंट का वैल्यू यहाँ पे I है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, यानी ऑब्जर्विंग पॉइंट यहाँ पे है और सेंटर ऑफ सोलेनॉइड से उसकी दूरी को हमने स्मॉल r ले रखा है। मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट P ड्यू टू विड्थ dx ऑफ द सोलेनॉइड। यहाँ एक चीज आपको बच्चों समझना पड़ेगा, यानी ये जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के ऊपर में हमने यहां से यहां तक अगर फुल लेंथ की बात करेंगे बच्चों, तो पूरी लंबाई उसका क्या है, पूरी लंबाई इसका 12 है, टोटल लंबाई उसका 12 है। तो अब इसके लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ तो इसका टोटल 12 हो गया। यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स हमने n ले रखा है, यूनिट, यानी यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या अगर n है, हमने एक छोटा सा विड्थ लिया,
ये जो हमारा सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का एक छोटा सा विड्थ मोटाई ले लिया जिसको हमने dx कहा है। तो dx में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा? तो dx में फेरों की संख्या n इंटू dx हो जाएगा। चूंकि यूनिट लेंथ में n है तो dx लेंथ, ये जो इसकी मोटाई है दिस लेंथ के अनुदिश से अलोंग है, तो dx में हो जाएगा n इंटू dx। और एक टर्न में करंट फ्लो करता है I। तो अब हमारे पास इस dx टर्न में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया n इंटू dx, और एक टर्न में करंट I है तो टोटल इस विड्थ में कितना करंट होता है? तो यहाँ पे अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट हो जाएगा n dx इंटू I। एक टर्न में I है, टोटल dx में इतना नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस dx में टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की बात कर सकते हैं n dx इंटू I। अब यहाँ पे इस ऑब्जर्विंग पॉइंट पे अब इस छोटे से एलिमेंट के कारण अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो छोटा सा एलिमेंट हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए तो B लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा एलिमेंट है हमने यहाँ D लगा दिया। D का मतलब होता है बहुत छोटा। अब वैल्यू क्या हो जाएगा? k2 पाई ni dx r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस r माइनस x होल स्क्वायर एंड होल टू द पावर 3/2। थोड़ा सा लिटिल बिट आपको यहाँ कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा इसको याद दिला देता हूँ कि थोड़ी सी कंफ्यूजन में आप फंस सकते हो। तो ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ ले जाके याद दिला देता हूँ। एक जगह हम लोगों ने करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग लूप के बारे में पढ़ा है कि करंट कैरिंग लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल के तरह से काम करता है, यानी उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, मैग्नेटिक डायपोल का वो बिहेव करता है। तो अब उस मैग्नेटिक डायपोल यानी कॉइल की अगर बात करते हैं, अगर एक टर्न ले लिया तो हमने इसको लूप का नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दिया जाए तो वो कॉइल कहलाएगा। और इसका रेडियस अगर मान लिया जाए r है और इसमें करंट अगर I फ्लो करता है तो एक्सिस इसके जो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी जब भी कोई सर्किल लेते हो आप उस सर्किल के एक्सिस से होकर के एक लाइन ड्रॉ करो, इसको एक्सियल लाइन कहा जाता है। ये अंडरस्टूड है। तो एक्सियल लाइन के यहाँ पर कोई पॉइंट है P जहाँ पे हम लोग इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका स्ट्रेंथ यहाँ पता करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे जो वैल्यू हम लोग निकाला था तो कहा था कि एक्सियल लाइन पे इस लूप के या अगर कॉइल है तो कॉइल के सेंटर से उसकी दूरी कितना है, तो मान लिया कि इसकी दूरी अगर हमने सपोज x ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया था dB या BB कह सकते हो, तो यहाँ पे k आया था जिसका वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड यहाँ पे 2 पाई I का मतलब करंट मल्टीप्लाइड r स्क्वायर अपॉन रेडियस स्क्वायर प्लस एक्सियल लाइन पर इसके सेंटर से दूरी का स्क्वायर एंड होल पावर 3/2। ये चीज हम लोगों ने डिराइव करा है ऑलरेडी। पहले वीडियोस को आप देखोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जाकर के, तो वहां पे ये हम लोगों ने डिराइव कर रखा है। K आ जाएगा ट्वाइस ऑफ पाई इंटू करंट, कितना करंट फ्लो करता है I, और इसका रेडियस क्या है तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा होल डिवाइडेड अपॉन रेडियस स्क्वायर प्लस इसके एक्सिस से सेंटर से एक्सियल लाइन पर ऑब्जर्विंग पॉइंट की दूरी यानी x स्क्वायर एंड होल पावर में 3/2 कर देते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे हमने कन्वर्ट करा। अब यहाँ पे k आ गया हमारा, आप देखो ध्यान से सारा चीज मिलता जुलता है। उसके बाद ट्वाइस ऑफ पाई आ गया, ट्वाइस ऑफ पाई दे दिया। करंट कितना बताया अभी मैंने, ni dx ये टोटल करंट हो गया एंड मल्टीप्लाइड उसका रेडियस, यहाँ भी हमने उसका रेडियस कितना रखा है r रखा है, तो रेडियस का स्क्वायर आ गया एंड होल डिवाइडेड अपॉन r स्क्वायर प्लस r माइनस x होल स्क्वायर होल पावर 3/2। r स्क्वायर रेडियस स्क्वायर आ गया, यहाँ से इसका रेडियस, और दूसरा ये जो दूरी है दिस डिस्टेंस r स्क्वायर के साथ इस डिस्टेंस को ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे r स्क्वायर लिया है प्लस डिस्टेंस, यहाँ पे हमने इस छोटे से विड्थ वाले रिंग को कंसीडर करते हैं
बिल्कुल इस रिंग को इस रिंग के सिमिलर मान लो। अब इस रिंग के सेंटर से इस ऑब्जर्विंग पॉइंट की दूरी की बात होगी। अब ये दूरी हमने कितना रखा है, सेंटर से इस दूरी को हमने x रखा है और यहां से लेके ये दूरी हमारा r है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है ऑब्जर्विंग पॉइंट का। तो दिस इज r में से इस x को माइनस कर दो, तो r में से x माइनस कर दोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ r माइनस एक्स का स्क्वायर करा है और होल पावर 3/2 करा है। तो ये फाइनली हमने इस छोटे से एलिमेंट के कारण, इस छोटे से एलिमेंट जो सोलेनॉइड का एक एलिमेंट है, टुकड़ा है, बिट है, उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू हम लोगों ने इसके हिसाब से इतना डिराइव करा। चूंकि ये ऑलरेडी डिराइव्ड है तो हम लोगों ने इसका यहाँ पे यूज कर लिया। अब हम लोग इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ इस तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ इस तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया। अब इस वैल्यू को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप देखोगे ये जो r है जिसको हम लोग सेंटर से ऑब्जर्विंग पॉइंट की दूरी मानते हैं, बिल्कुल मैग्नेट के जैसे, जिस बार मैग्नेट में हम लोगों ने देखा है ऑब्जर्विंग पॉइंट की जो दूरी है वो दूरी कहीं भी हो सकता है, एक्सियल लाइन पे कहीं भी हो सकता है। उस दूरी के रिस्पेक्ट में उनका रेडियस, उसका लेंथ, ये सारा चीज बहुत छोटा माना जाता है। कहने का मतलब है हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पे हमारा r का जो वैल्यू है ये वेरी वेरी ग्रेटर देन x भी है और r का वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड भी है। तो यानी x और r को हम यहाँ इग्नोर कर देते हैं। अगर x और r को आप इग्नोर कर दोगे तो यहाँ पे सिंपली आपका स्मॉल r बच जाएगा, सिंपली स्मॉल r बचेगा और चूंकि इस पे स्क्वायर है तो r स्क्वायर रह जाएगा। और फिर इस पूरे के अंदर, पूरे ब्रैकेट के बाहर में 3/2 पावर रह गया, क्योंकि बाकी चीज को तो हमने इग्नोर करा। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो ये r³ हो जाएगा। तो अगर इस चीज को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा k, ये वैल्यू यहां से k हो गया। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ 2π ni dx r स्क्वायर अपॉन ये सारे वैल्यूज को अगर हम इग्नोर करके चले तो सिंपली क्या आ जा रहा है, यहाँ पे स्मॉल r³ आ जा रहा है। ये वैल्यू आया हमारा फाइनली। अब हम लोग चाहते हैं कि जो छोटा सा एलिमेंट है उसके कारण अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड है तो हमें पूरे सोलेनॉइड के कारण निकालना है। अब पूरे सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। तो सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो सोलेनॉइड के कारण मिल जाएगा। तो इसको लिखते हैं हेंस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at P due to entire solenoid। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इस वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इसी में स्पेस बना करके अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये dv के साथ हमने साइन लगा दिया इंटीग्रेशन का। अब इधर की तरफ जो वैल्यू हमारा था उसको हम बाहर कर लेते हैं। क्या क्या वैल्यू हमारा कांस्टेंट के फॉर्म में, k कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, n कांस्टेंट, i कांस्टेंट, r स्क्वायर कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है। 2π n i r स्क्वायर और वेरी करता है तो dx एन होल डिवाइडेड अपॉन हमारा क्या रह गया था, या r³ रह गया था। इंटीग्रेशन यहाँ पे dx का होगा, क्योंकि जो विड्थ हमने लिया है इस विड्थ का वैल्यू, मोटाई का वैल्यू हमने dx ले रखा है। अगर हम ये कहें कि इसकी मोटाई को और कम करेंगे तो dx का वैल्यू कम होगा और बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि dx वेरी करता है और dx को अगर बढ़ाते बढ़ाते यहाँ ले आओ, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ ले आओ तो होगा क्या, इधर से अगर जाएंगे तो ये l तक जाएगा, इधर भी l तक जाएगा। सेंटर से इसकी अगर रेंज की बात करेंगे तो एक तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं, एक तरफ इसको नेगेटिव लेते हैं, तो बोलते हैं -l से लेकर के
प्लस एल तक इसका रेंज है। अब अगर इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करो, dB का तो सिंपली b लिख देना है, k हो जाएगा 2 पाई ni r स्क्वायर होल डिवाइडेड स्मॉल r क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे तो ds का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ds का x हो जाएगा। अब इस x में एक बार अपर लिमिट यानी l रखते हैं, माइनस एक बार लोअर लिमिट यानी माइनस l रखते हैं, तो ये फाइनली ये वैल्यू आया। थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहीं से इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये वैल्यू इसको सॉल्व करके यहां से, अब b का वैल्यू हो गया यहाँ पे k, यहाँ पे अगर माइनस को अगर हटाओगे, यहाँ से माइनस को अगर बाहर निकाल लेते हो, यहाँ से हटा देते हो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये l प्लस l हो जाएगा, ये 2l। अब इस 2l को हम लोग यहाँ से इसको यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2। अब ये पाई को r स्क्वायर के साथ मिला देते हैं, तो ये हो गया पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर हो गया, पाई और r स्क्वायर को हमने मिला दिया। उसके बाद यहाँ हो गया तुम्हारा n i और ये 2l, l प्लस l 12 हो गया, ये 12 यहाँ पे आ गया, एंड होल डिवाइडेड अपॉन r क्यूब। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग देखते हैं तो k आ गया 2 पाई r स्क्वायर आ गया, देखना है कोई फिगर छूटना नहीं चाहिए, 2 पाई आ गया, 2 आ गया, पाई r स्क्वायर आ गया, n i आ गया, n i, और ये l 12 आ गया, ये वैल्यू आ गया पूरा हमको। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें किस तरह से ये वैल्यू आ रहा है, तो आपने उधर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखा होगा, एक जगह अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है और वो मैग्नेट के तरह से बिहेव करता है, तो उनके जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होता है उसको हम लोगों ने कोडिंग में मिया बुलाता है, मिया, MIA, मिया। तो मिया में यहाँ m आ गया और यहाँ करंट I आ गया और यहाँ एरिया आ गया। एरिया मतलब इसमें करंट I फ्लो करता है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी सर्कुलर पार्ट है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पे करंट है यहाँ पे Ni12, ये टोटल करंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे सोलेनॉइड में जो टोटल करंट की बात है वो है Ni2L, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यूनिट लेंथ में कितना करंट, कितना नंबर ऑफ टर्न्स है n, इसलिए 2L लेंथ में कितना टर्न्स हो जाएगा n इंटू 2L, और एक टर्न में कितना करंट फ्लो करता है I, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I से मल्टीप्लाई कर दो, यानी N12I या N12I टोटल करंट हो गया। तो ये करंट हो गया और ये आपका एरिया हो गया। अगर हम इस बात को आगे चलें, इससे कंपेयर करें मिया से, तो मिया से इसको कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू आपको ये इस तरह से दिखने में लगेगा। इसको मिया से कंसीडर करते हैं तो ये हो गया K ट्वाइस ऑफ, ये हो गया एरिया ऑफ द कॉइल का सेक्शन का एरिया और टोटल करंट और एरिया मिला करके हो जाता है डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है उसका। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m यहाँ पे और अपॉन नीचे r क्यूब है। अब इस वैल्यू को फाइनली यहाँ लिखते हैं, k का वैल्यू हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड ट्वाइस ऑफ m अपॉन r क्यूब। अब रही बात डायरेक्शन का, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम बात करेंगे उसका डायरेक्शन इधर ही है, और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो डायपोल मोमेंट भी बार मैग्नेट के तरह से बिहेव करता है, उसका भी डायरेक्शन वही है। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रखना चाहोगे तो दोनों में सिंपली आपको एरो लगा देना है। अब इसको कंपेयर करके देखो तो हम लोगों ने बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे, बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल चुका, यही इतना ही वैल्यू आया था और यहाँ भी यही वैल्यू आ रहा है। ये वैल्यू बता रहा है कि ये बार मैग्नेट और ये सोलेनॉइड जिसमें करंट फ्लो करता है दोनों सिमिलर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि हमारा जो बार मैग्नेट है और करंट कैरिंग सोलेनॉइड है वो दोनों सिमिलर बिहेव करता है। तो आज का क्लास बच्चों यहीं तक एंड होता है।
इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहो, और इस तरह से आप बने रहते हो तो आपके लिए बेहतर से बेहतर मैं असाइनमेंट के साथ आपके पास आऊँगा और आपको बेहतर से बेहतर नोट बनाने का मैं मौका दूंगा। आप जितना भी मैंने चीज़ यहाँ आपको यहाँ दे रखा है, आपके एग्ज़ाम 12th बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उस पर्पज़ से है। अगर आप इसको पॉज करके ये सारी चीज़ को आप लिख लेते हो तो वन ऑफ द बेस्ट नोट्स आपका तैयार होगा और आपका सेल्फ अपना किया हुआ नोट्स होगा। वैसे फील आपको नहीं होगा कि नोट्स आपने बनाया नहीं बनाया, लेकिन जब आप खुद लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है कि मेरा अपना बना हुआ नोट्स है, और सेल्फ बना हुआ जो नोट्स होता है वो पढ़ने में मज़ा भी आता है और काफ़ी समझो कि वो अंडरस्टैंडिंग आपका उसके साथ बना हुआ रहता है। तो थैंक यू, इस तरह से आप हमारे साथ लगे रहते हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप हमारे साथ ऐसे कंटिन्यूटी बना के रखें। कीप इट अप।